हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो आज समझ तो चुके होगे ना आज क्या स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, डायग्राम से समझ में आ रहा है कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज हम एक नए चैप्टर में फिर से एंट्री करने वाले हैं और ताबड़तोड़ तरीके से एक एक कंसेप्ट को ब्रेन में सेट करने वाले हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। क्लियर है बिल्कुल। तो आज इस चैप्टर को हम इनिशिएट करते हैं। आज मैं इसका बिल्कुल बेसिक कराऊंगा। ठीक है, बहुत बेसिक कराऊंगा चैप्टर। आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला, छोटा होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक बेसिक रिव्यू दूंगा आपको। ठीक है, कल इसका मैक्सिमम पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा मैं इसका। तो आज कंसेप्ट समझो, बेसिक रिव्यू समझो, व्हाट इज द एक्सक्रीशन। तो आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन है क्या। ठीक है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, हमारा गोल क्या होगा, देखो फटाफट। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा। क्लियर है बिल्कुल। और हमारा जो गोल होने वाला है आज का, समझ रहे हो, व्हाट इज एक्सक्रीशन कवर करेंगे हम। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स कवर करेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको भी कवर करने वाले हैं। और मैकेनिज्म ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, को हम आगे पढ़ेंगे। पर यहां मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचुरेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर बिल्कुल, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचुरेशन की बात कर रहे हैं कि मिक्सचुरेशन की मैकेनिज्म होती कैसे है। ठीक है, उसका वॉलेंट्री पार्ट क्या है और इनवॉलेंट्री पार्ट क्या है। तो दोनों को ताबड़तोड़ तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से आपके ब्रेन में सेट करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन, ठीक है, तो जनरली मैं एनसीईआरटी की लाने उठा ली है। ठीक है, टाइप करने की जगह मैंने हाथ से लिख दिया। ठीक है, व्हाट इज एक्सक्रीशन, ये आपको पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक समझते हो, मेटाबॉलिक का मतलब समझो मेरी बात भाई। हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप के भाई ब्रेकडाउन वाले प्रोसेस भी होते हैं और फॉर्मेशन वाले प्रोसेस भी होते हैं। ब्रेकडाउन को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और बनने को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और कॉमनली दोनों को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी में डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी टूटने वाले रिएक्शन और जुड़ने वाले रिएक्शन। तो इन मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप, यानी इसका जो रिजल्ट निकलता है ना, उस पर डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट बेस्ड मटेरियल बनते हैं। ठीक है, उन बेस्ड मटेरियल को जो हाईली टॉक्सिक भी होते हैं, बॉडी से बाहर निकालने की जो मैकेनिज्म है उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक बेस्ड हैं या नाइट्रोजनस बेस्ड हैं। ठीक है, जो इस मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू बन रहे हैं उनको बाहर निकालने की जो मैकेनिज्म है इसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, या आपने कोई सब्सटेंस हाई अमाउंट में ले लिया, इनटेक कर लिया, या बॉडी के अंदर किसी ड्रग का अमाउंट ज्यादा हो गया, या आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट के अंदर आइंस हो गए, तो यह भी डेंजरस चीज है। ठीक है, तो इन सबको भाई बाहर निकालने का मैकेनिज्म यह कह सकते हो कि बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस या बॉडी के अंदर आयोनिक या ऑस्मोलैरिटी को संतुलित करना, समझ रहे हो, उसको रेगुलेट करना, यानी ऑस्मो रेगुलेशन, परासरणता को नियमित करना। ठीक है, समझना मेरी बात, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूं, हर टाइप के बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है, यानी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम हमारी किडनी करती है। ठीक है, और हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सक्रीशन, क्लियर है ना बिल्कुल। ठीक है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक CO2 एंड लैक्टिक एसिड, ये हमारी बॉडी में बनते हैं। CO2 भी बनता है और लैक्टिक एसिड भी बनता है। ठीक है, CO2 एंड लैक्टिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस्ड लाइक अमोनिया, जो एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, यूरिया एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, यूरिक एसिड एटसेट्रा विच प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। ठीक है, इसी के रिमूवल को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्रीशन। जैसे जैसे हम बात करते हैं, जैसे आप बात कर सकते हो यहां पर। ठीक है, अगर ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, अगर ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है तो क्या क्या समझना बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं जो हाईली टॉक्सिक हो सकते हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। जैसे समझो मेरी बात, जैसे
फॉर्मेशन ऑफ metabolic based by catabolism of ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म से कौन सा मेटाबॉलिक बेस्ड बनेगा? जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो C6H12O6 ग्लूकोज है, ये आप जानते हो, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करोगे तो एरोबिकली भी ब्रेकडाउन होता है और एनारोबिकली भी इसका ब्रेकडाउन होता है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अगर एरोबिकली ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आप जानते हो क्या क्या बनेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो CO2 का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा H2O का फॉर्मेशन होगा, प्लस एनर्जी भी बनेगी। ठीक है। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, आप समझना मेरी बात, प्लस एनर्जी बनेगी। इस रिएक्शन को रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया था, याद आ गया हो। ठीक है। तो अगर मैं CO2 की बात करता हूं, समझना, अगर मैं CO2 की बात करता हूं, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो ये क्या है? एक मेटाबॉलिक बेस्ड है जो CO2 के कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म की वजह से बन रहा है। ऐसे ही लैक्टिक एसिड देखा होगा जब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जैसे नहीं आप खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में जाकर के, ठीक है, और जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है, क्योंकि हमारे लिम्स के जो मसल्स हैं व्हाइट मसल फाइबर है। मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा इस चीज को। व्हाइट मसल्स फाइबर है, ठीक है, लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये जो व्हाइट मसल्स फाइबर है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का स्टोर इतना नहीं होता जितना रेड मसल फाइबर में होता है। तो आप जब विग्रस एक्सरसाइज करते हो तो इन व्हाइट मसल्स फाइबर के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो टॉक्सिक होता है, मसल्स में बहुत पेन क्रिएट कर देता है। तो इसको भी रिमूव करना जरूरी है। ठीक है। तो लैक्टिक एसिड, CO2 बोथ आर मेटाबॉलिक बेस्ड। जो कैसे बन रहे हैं? आप बोलोगे मेटाबॉलिज्म, स्पेशली कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म के थ्रू इन मेटाबॉलिक बेस्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी को रिमूव करना क्या है? एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस्ड, जो एनसीईआरटी ने अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की बात की है। ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजनस बेस्ड की बात करता हूं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड। भाई नाइट्रोजनस बेस्ड कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? समझ पा रहे हो ना मेरी बात? जैसे मान लो, बहुत प्यारा बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे आप समझ पाओ। ठीक है। मान लो जो हमारे रामू भैया हैं, ठीक है, इनका स्टमक, समझना भाई, इन्होंने आज ओनली और ओनली प्रोटीन डाइट ली। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन इंटेक किया इन्होंने। ठीक है, ओनली प्रोटीन को एक्सेस अमाउंट में इंटेक किया। प्रोटीन कहां जाएगी? इनकी गट में। ठीक है, गट में प्रोटीन ब्रेक होगी और फिर ये प्रोटीन कहां जाएगी? स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर और ब्रेक होगी। किसमें टूटेगी प्रोटीन? अमाइनो एसिड के अंदर। किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोटीन का? अमाइनो एसिड के अंदर, अमाइनो एसिड। यानी ये हम जानते हैं कि अगर आप प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में इंटेक कर लेते हो, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, तो वो एनर्जी भी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। कैसे करती है? अब ये जो अमाइनो एसिड दिख रहे हैं ना आपको, मैं एक अमाइनो एसिड का डायग्राम यहां बनाता हूं, यहां से क्लियरिटी थोड़ी सी आएगी। मान लो कार्बन है, एक तरफ तो होता है COOH, एक तरफ होता है NH2। ठीक है, अमाइनो एसिड का डायग्राम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ हाइड्रोजन होगा तो एक तरफ एल्काइल ग्रुप होगा। एक सिंपल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, सिंपल अमाइनो एसिड का। अब समझना मेरी बात। तो जब आप अमाइनो एसिड खाओगे
तो ये प्रोटीन इंटेक करोगे तो प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटेगी, और ये अमाइनो एसिड कहां पर माइग्रेट करेंगे, एब्जॉर्ब होकर के लिवर में। कहां पर, लिवर में। तो अमाइनो एसिड लिवर में जब जाएंगे ना, समझना मेरी बात अच्छी तरीके से, जब ये अमाइनो एसिड लिवर में पहुंचेंगे, लिवर के पास, अरे भाई ये कहां जा रहे हैं, लिवर के पास, हाँ, तो कहां पहुंच गए, इन लिवर, इन लिवर। तो हमारे लिवर के अंदर इन अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा, समझना मेरी बात, या ऐसे भी कह सकते हो डीएमिनेशन होगा, डीएमिनेशन, यानी अमाइनो ग्रुप यहां से अलग हो जाएगा, ठीक है, डीएमिनेशन होगा इन लिवर। लिवर में क्या हो रहा है, डीएमिनेशन, डीएमिनेशन। और डीएमिनेशन होने के बाद समझना मेरी बात, अमाइनो ग्रुप तो बाहर निकल गया, टूट गया या अलग कर दिया, ये बाहर आ गया अमाइनो ग्रुप, NH2 बाहर निकल गया। अब क्या बचा, अब यहां रह गया C कार्बन, COOH, इधर रह गया क्या, हाइड्रोजन, तो इधर रह गया क्या, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, अमाइनो ग्रुप आपने रिमूव कर दिया, अमाइनो ग्रुप आपने रिमूव कर दिया, अब बचा कीटो ग्रुप, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा कीटो, अल्फा कीटो एसिड। और जो अल्फा कीटो एसिड होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपसे प्रोटीन डाइट ही खा रहे हो, तो प्रोटीन से एनर्जी कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, पहले आप प्रोटीन खाओगे, प्रोटीन ब्रेक होगी अमाइनो एसिड के अंदर, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होंगे, देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन लिवर में जाएंगे, लिवर में डीएमिनेशन होगा, डीएमिनेशन के थ्रू अमाइनो ग्रुप तो अलग हो गया, ठीक है, अमाइनो ग्रुप अलग हो गया और कीटो ग्रुप अलग हो गया। तो अल्फा कीटो एसिड ये एनर्जी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। अब आपको सर अमाइनो ग्रुप का क्या होगा, ये तो टॉक्सिक मटेरियल है, ये नाइट्रोजनस बेस्ड है, आप समझना मेरी बात, ये कौन है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड, ठीक है। तो ये बन गया अमोनिया, अमाइनो ग्रुप, मतलब समझना मेरी बात, ये अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, अमोनिया मतलब बाहर निकला और ये एंटर कर जाएगा एक साइकिल के थ्रू, हम अपनी बात कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया के अंदर, ठीक है, NH2 CO NH2, मेरी बात समझ पा रहे हो, NH2 CO NH2 समझ रहे हो, ये यूरिया का फॉर्मूला है, ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एक साइकिल के थ्रू, ठीक है, एक साइकिल के थ्रू, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ये तो अमोनिया बन गया हमारे पास, अमोनिया, ये अमोनिया यहां हमारे पास निकल चुका है, और उस साइकिल को बोलते हैं बाय ऑर्निथिन साइकिल, बाय और कहां चलती है ऑर्निथिन साइकिल, लिवर के अंदर, इन लिवर। तो लिवर के अंदर एक साइकिल चलती है ऑर्निथिन साइकिल, तो डीएमिनेशन होगा, अमोनिया ग्रुप अलग निकल जाएगा और ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, यानी NH2CO NH2। आप समझ रहे हो, अमोनिया भी नाइट्रोजनस बेस्ड है और यूरिया भी नाइट्रोजनस बेस्ड है, ठीक है। और इस नाइट्रोजनस बेस्ड को हमारी किडनी बाहर का रास्ता दिखा देगी, एलिमिनेट कर देगी, इसी को तो एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस्ड कैसे बन रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि आपने एक्सेस अमाउंट में अमाइनो एसिड को प्रोटीन को इंटेक किया, अब ये प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक करेगी, अगर अमाइनो एसिड एक्सेस अमाउंट में मींस आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये यहां से एब्जॉर्ब होंगे और एब्जॉर्ब होकर के लिवर में इनका डीएमिनेशन होगा। डीएमिनेशन का मतलब है अमाइनो ग्रुप अलग होगा, जिसकी वजह से जब अमाइनो ग्रुप अलग हो जाएगा ना, तो ये अमाइनो ग्रुप सीधा लिवर में कन्वर्ट होगा यूरिया के अंदर, किसके थ्रू, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, ठीक है। इसको क्रैब हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। ये साइकिल अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है हमारे अंदर, ठीक है,
और इस यूरिया ब्लड में डिसॉल्व होती है और किडनी से फिल्टर होकर के बाहर निकाल दी जाती है, भाई बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ठीक है, बचा कीटो एसिड। कीटो एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप आपको डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक बेस्ड और नाइट्रोजनस बेस्ड मिलते हैं जो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और किडनी में जाकर के उनका फिल्ट्रेशन होता है और फिल्टर होकर के यूरिन की फॉर्म में, समझना यूरिया अलग है, यूरिन अलग है। हमारे लिवर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है, यूरिया का फॉर्मेशन नहीं करती। ठीक है, किडनी उस यूरिया को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देती है, इसको आप एक्सक्रीशन बोलते हो। बेसिक तरीके से मैंने समझा दिया कि एक्सक्रीशन होता क्या है। अब बात करते हैं, समझ में आ गया एक्सक्रीशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेटा कि ये डिफरेंट टाइप के जो मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिक बेस्ड तो समझ में आ गया, CO2 है और लैक्टिक एसिड है। अब नाइट्रोजनस बेस्ड का एनसीईआरटी ने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया है, जैसे अमोनिया को किया है, यूरिया को किया है और यूरिक एसिड को किया है। तो इन्हीं नाइट्रोजनस बेस्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। जैसे एनसीईआरटी की पहली लाइन कहती है अमोनिया के बारे में, क्योंकि अमोनिया एक प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड है, प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड है विच प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल, सब के अंदर बनता है। ठीक है, समझना भाई, इवोल्यूशन हुआ तो स्टार्टिंग में एनिमल कहां थे, पानी में थे, इवोल्यूशन पानी में हुआ। तो पानी में जो एनिमल थे, ठीक है, क्योंकि अमोनिया एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस्ड है जो बहुत सिंपल एनिमल में भी बन जाता है, पर इसको निकालने के लिए लॉट ऑफ वाटर चाहिए। क्यों चाहिए बहुत ज्यादा पानी? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर, समझ रहे हो, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। तो जो एनिमल पानी में रहते थे, ठीक है, एक्वेटिक थे, तो उनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, यार अमोनिया बन रहा है बनने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पानी है, हम पानी की हेल्प से इसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो सारे एक्वेटिक एनिमल इस नाइट्रोजनस बेस्ड को, अमोनिया को, पानी ज्यादा था इसलिए आसानी से निकालते रहे। पर समस्या तब आई जब ये एनिमल एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर आए। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब है धरती पर आए। अब धरती पर उतना पानी तो नहीं था जितना नीचे एक्वेटिक कंडीशन में था, आप समझ रहे हो। तब इन्हें दिमाग लगाया, यार क्या किया जाए, कुछ करो ऐसा कि ये अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए, अब यहां तो इतना पानी नहीं है। तो उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए और उन चेंजेस के फलस्वरूप या कह सकते हो रिजल्टेंट एक साइकिल रन हुई जिसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल या क्रैब हैंसलेट साइकिल, और उन्होंने इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में और उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया यूरिया। क्योंकि यूरिया कंपैरेटिव लेस सॉल्युबल होती है और रिमूव करने के लिए कंपैरेटिव लेस अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई ठीक है, एनिमल में ये इवोल्यूशन चलता गया। अब समस्या तब और आई जब एनिमल बिलों में रहने लगे या आकाश में उड़ने लगे, तो वहां पानी और कम था, समझना मेरी बात, वहां पानी और कम था। यार अब तो कुछ और करना पड़ेगा, यानी हमें और लीस्ट टॉक्सिक यानी कम से कम टॉक्सिक मटेरियल बनाना पड़ेगा जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो, आसानी से लेस अमाउंट ऑफ वाटर से उसको रिमूव किया जा सके, ऐसा कंपोनेंट बनाना है। तब इन्होंने आगे जाकर के अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया। ठीक है, जो बर्ड्स का देखा होगा ना, निकलता है छोटा सा, ठीक है, सर पे गिरा होगा कभी, उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। तब जाकर के, समझ रहे हो ना, उन एनिमल को हमने यूरिकोटैलिक बोला जो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एज अ यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया इवोल्यूशन। तो इस तरीके से जैसी जैसी जरूरत होती गई, कहते हैं ना जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है, तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती गई, ठीक है, उसके हिसाब से एनिमल ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन किए और धीरे धीरे वो इवॉल्व होते गए उसी डायरेक्शन के अंदर। तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ इस चीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अमोनिया की बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहां हम बात करने वाले हैं किसकी, अमोनिया की। ओके, तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे अमोनिया की। आपके सामने है अमोनिया। अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं तो समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी का है भाई, प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड है, प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड है, सिंपल तरीके से लिखते हैं, ये प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड है।
इट इज अ प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस विच प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल्स, सबके अंदर बनता है, ठीक है, बट हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है, इसलिए आप बॉडी में इसको स्टोर नहीं कर सकते, टॉक्सिक बहुत ज्यादा है, ठीक है, टॉक्सिक बहुत ज्यादा है, नॉट स्टोरेबल इन अवर बॉडी, बट एक शर्त है, रेडली सॉल्युबल, रेडली का मतलब होता है बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, रेडली सॉल्युबल इन अवर बॉडी। सो रिमूवल के लिए क्या चाहिए, लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर रिमूवल रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर, रेडली सॉल्युबल इन बॉडी, ठीक है, डिफ्यूज थ्रू बॉडी सरफेस एंड गिल्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, ये पूछा जाता है नीट के अंदर, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, वो कौन सी जगह है जहां अमोनिया अमोनियम आयन की फॉर्म में रिमूव होता है। आप बोलोगे कुछ एनिमल्स की बॉडी सरफेस से या गिल्स के थ्रू ये अमोनिया अमोनियम आयन की फॉर्म में धीरे धीरे डिफ्यूज होता है, ये दो जगह आपको याद रखनी है बस, ठीक है। और मैंने बताया हाईली टॉक्सिक होता है, बॉडी में स्टोरेबल नहीं होता, ठीक है, पर हाईली सॉल्युबल भी होता है, इसलिए बॉडी से रिमूव करने के लिए जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा पानी की, ठीक है, लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर रिमूवल रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, पर है इनके पास क्योंकि एक्वाटिक एनिमल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां एनसीईआरटी की एक लाइन नीचे ध्यान से देखोगे, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, एनसीईआरटी साफ साफ लिख रही है, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, किडनी कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती इसके रिमूव होने में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए बेटा, आपको याद रखने ये पॉइंट्स, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और कनेक्ट करना सीखो, मैं कनेक्ट करा रहा हूं ना, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि अमोनिया भाई इवोल्यूशन के हिसाब से प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड है विच प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल, ठीक है, फॉर समझना मेरी बात, जो हर एनिमल में बनता है पर हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, बट रेडली सॉल्युबल भी होता है, तो रिमूव करने के लिए आपको लॉट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि अमोनिया अमोनियम आयन की फॉर्म में कहां से रिमूव होता है, बॉडी सरफेस से और गिल से अमोनियम आयन की फॉर्म में रिमूव होता है, मेरी बात समझ रहे हो क्या, तो यह ध्यान रखना है आपको। दूसरा ध्यान रखना है, क्या किडनी कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इसको रिमूव करने के लिए, नो, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसको अंडरलाइन कर लो, क्लियर है बिल्कुल। तो यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए अमोनिया के केस के अंदर। अब इसी को मैं कंपाइल करूंगा किससे, यूरिया से। अगर मैं यूरिया की बात करता हूं, कंपाइल कर रहा हूं, वो प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं है, हाईली सॉल्युबल नहीं है, लेस सॉल्युबल है, ठीक है, इसलिए स्मॉल अमाउंट के अंदर आप बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हो यूरिया को। जैसे आपने देखा होगा हमारे ब्लड में भी यूरिया स्टोर होती है, अभी लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 20 से लेकर के 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, याद आ गया होगा, इतना इतना, ठीक है, यूरिया हमारे ब्लड में स्टोर रहती है, लगभग 30 मिलीग्राम पर, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से, ठीक है, इतना रहती है, क्लियर है बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में और ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इतना ही नहीं, ठीक है, अभी आगे मैं किडनी के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, तो किडनी का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं, वहां पर ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मिलता है, बढ़ता हुआ ऑस्मोलरिटी क्रम, ठीक है भाई, 300 400 500 800 1200 तक का जो ग्रेडियंट बन रहा है ना, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, ऑस्मोलरिटी का, परासरणता का, समझ रहे हो, किडनी के मैट्रिक्स के अंदर कौन बनाता है इसको, यही यूरिया, क्योंकि लेस टॉक्सिक है, हमारी किडनी के मैट्रिक्स में सॉल्युबल फॉर्म में रहती है और हमारे ब्लड में भी सॉल्युबल फॉर्म में रहती है, क्योंकि लेस टॉक्सिक है, समझ रहे हो, तो स्मॉल अमाउंट ये हमारे ब्लड में सॉल्युबल फॉर्म में रहती है, क्लियर है बिल्कुल। पर अगर मैं यूरिक एसिड की बात करूं ना, ठीक है, तो वो और भी कम टॉक्सिक है, सबसे कह सकते हो लीस्ट टॉक्सिक, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं किसकी, यूरिया की। अगर मैं यूरिया की बात करूं तो समझ में आ रहा होगा, यूरिया के केस के अंदर यूरिया का फॉर्मूला क्या होता था मैंने, NH2 CO NH2, समझ रहे हो, NH2 CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है, कहां बनती है बेटा, ये लिवर में बनती है, किसके थ्रू बनती है, ऑर्निथिन साइकिल, अभी बताया था मैंने, और ऑर्निथिन साइकिल को क्या बोलते हैं, क्रैब हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, ठीक है, कंपैरेटिव लेस टॉक्सिक होती है, स्मॉल अमाउंट, ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट है स्टोरेबल इन अवर बॉडी,
ठीक है, कहां पर? ब्लड में भी होती है और किडनी में भी होती है। ब्लड में कितना होता है? ब्लड में कितना होता है तो आपको पता है, लगभग 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से ये हमारे ब्लड में भी होती है। यूरिया की बात चल रही है, जो क्या करती है? ब्लड की पीएच और ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करती है। ठीक है, मेंटेन पीएच एंड ऑस्मोलरिटी, मेंटेन पीएच एंड ऑस्मोलरिटी। चलो ठीक है, समझ में आ गया। ये किडनी के मैट्रिक्स में भी होती है, किडनी के मैट्रिक्स में भी होती है। ठीक है, ये क्या करती है? वहां पर ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेंटेन इन मैट्रिक्स। किडनी के मैट्रिक्स में जो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेंटेन करती है, क्योंकि लेस टॉक्सिक है तो स्टोर हो सकती है और काम भी करती है। ठीक है, लेस सॉल्युबल होती है, फॉर रिमूवल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहां हर चीज लेस ही लेस है। ठीक है, और वहां हर चीज हाई हाई थी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इससे क्लियरिटी हो रही होगी। अगर मैं यूरिया की बात करता हूं, ठीक है, तो समझ में यूरिया का क्लियर है। अब बात करता हूं यूरिक एसिड। अगर मैं यूरिक एसिड की बात करता हूं बेटा, अगर मैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स की बात करूं, बर्ड्स और रेप्टाइल, ठीक है, तो बर्ड्स ऑफ रेप्टाइल में इट इज अ मेजर, कह सकते हो मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये सीधे तो प्रोटीन ज्यादा खाते हैं। ठीक है, बर्ड्स हुए, रेप्टाइल हुए, प्रोटीन ज्यादा खाते हैं। ठीक है, प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का जो प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल इट इज मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और अगर मैं मैमल्स की बात करता हूं, ठीक है, अब हम अपनी भी बात कर लेते हैं। इन मैमल्स यूरिक एसिड ऑल्सो प्रोड्यूस बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स। देखा होगा कई लोग टमाटर बहुत खाते हैं, ठीक है, या रेड मीट सूप बहुत ज्यादा पीते हैं। ठीक है, उनमें प्यूरिन्स बहुत होते हैं। प्यूरिन तो समझते हो ना, नाइट्रोजनस बेस्ड, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल पढ़ा होगा डीएनए के अंदर। ठीक है, तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्यूरिन और पायरेमिडिन। ठीक है, प्यूरिन 2 होते हैं, पायरेमिडिन 3 होते हैं। प्यूरिन 2 कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन। तो मैंने एक तरीका भी आपको बताया था कई क्लासों में कई साल से। ठीक है, कि प्यार से बोलियो ए जी, प्यार से मतलब प्यूरिन, ए जी मतलब एडेनिन, ग्वानिन। तो एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन होते हैं, प्यार से प्यूरिन। ठीक है, रिमेनिंग साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, पायरेमिडिन होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? चलो, तो इन मैमल्स यूरिक एसिड ऑल्सो प्रोड्यूस बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन। जैसे मैमल्स की अगर मैं बात करूं तो मैमल्स के केस में क्या होता है? ठीक है, आपने प्यूरिन्स खाए तो प्यूरिन्स टूटेंगे जैंथिन के अंदर। फिर एक एंजाइम होता है जैंथिन ऑक्सीडेज। ये एंजाइम इनको तोड़ेगा किसके अंदर? यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। कौन कन्वर्ट करेगा? जैंथिन ऑक्सीडेज। तो जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इस जैंथिन को कन्वर्ट कर देगा यूरिक एसिड क्रिस्टल के अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसीलिए मैंने कई क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पूछा भी था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो टमाटर बहुत खाते हैं। तो कई बच्चों ने हाथ उठाया, हाँ सर कच्चे टमाटर हम बहुत खाते हैं। ठीक है, तो मैंने कभी हाथ पैरों में जॉइंट्स में पेन होता है? हाँ सर होता है। तो सर टमाटर से होता है? मैंने यस, आप टमाटर ज्यादा खाओगे और पानी कम पियोगे तो उसमें प्यूरिन्स ज्यादा होते हैं। तो प्यूरिन्स की वजह से क्या बनता है? जैंथिन, और जैंथिन ऑक्सीडेज इसको कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड क्रिस्टल के अंदर। और ये यूरिक एसिड क्रिस्टल आपके जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं और पानी कम पी रहे हो, नहीं निकल पा रहे बाहर, ठीक है, तो धीरे धीरे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन करते हैं। भाई कोई चीज दो बीच में टकराएगी तो इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, और इन्फ्लामेटरी फ्लूइड बढ़ेगा
तो वहां पर स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन मतलब ही स्वेलिंग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेन होता है, और इसको बोलते हैं ऑर्थोराइटिस। ऑर्थो मतलब होता है जॉइंट, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी जॉइंट में इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, इसी को ऑर्थोराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोराइटिस। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ऑर्थोराइटिस, ठीक है। पर ये ऑर्थोराइटिस के कारण बहुत सारे हैं। अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल के डिपोजिशन की वजह से ऑर्थोराइटिस हो रही है तो उसको गाउटी ऑर्थोराइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो गाउटी ऑर्थोराइटिस क्या है? मैं लिख दे रहा हूं उसको। गाउटी ऑर्थोराइटिस क्या है? आप बोलोगे इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स, ठीक है। Inflammation of joints due to deposition of uric acid crystals। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल के डिपोजिशन की वजह से जो जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है, दर्द होता है, तभी तो कहते हैं पानी खूब पीना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी इंटेक करो, ठीक है। पानी क्या करता है? जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में हार्मफुल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। तो पानी आप पीते रहो। थोड़ा सा मैं भी पी लेता हूं, ठीक है, याद आ गया। पानी आप पीते रहो, ठीक है। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलते रहेंगे। समझे? तो ये समझ में आ गया यूरिक एसिड क्या है, ठीक है। अब तीनों में कंपाइल करा दिया मैंने, ठीक है। अब एक कंपाइल और करा दूं, एक चीज और ऐड कर दूं, उसके बाद कंपाइल कराता हूं मैं। अब कंपैरेटिव अगर मैं बात करूं तो यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, लीस्ट सॉल्युबल इन अवर बॉडी, ठीक है, कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, इसीलिए फॉर रिमूवल रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। तो अब कंपाइल कर लो तीनों का। अमोनिया प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट है, सभी एनिमल के अंदर बनता है, हाईली टॉक्सिक होता है, बॉडी में स्टोरेबल नहीं होता, पर रेडली सॉल्युबल होता है, सो रिमूवल रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये अमोनियम आयन की फॉर्म में भी रिमूव होता है। कहां से रिमूव होता है? गिल से रिमूव होता है एंड बॉडी सरफेस से रिमूव होता है, ठीक है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। ये किसके पॉइंट हो गए? अमोनिया के। अब यूरिया की बात करते हैं भाई। अगर मैं बर्ड्स यूरिया की बात करते हैं, यूरिया कहां बनती है? यूरिया हमारे लिवर में बनती है। अगर आप एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, प्रोटीन इंटेक करते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो, तो क्या होगा? वो टूटेगी, डीएमिनेशन होगा और अमोनिया बनेगा, और अमोनिया ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? तो इस तरीके से लिवर में ऑर्निथिन साइकिल, जिसको क्रैब हैंसलेट साइकिल बोलते हैं, वो यूरिया बनाने का काम करती है। समझ रहे हो? समझना मेरी बात, ठीक है, इनडायरेक्टली। और यूरिया कंपैरेटिव लेस टॉक्सिक होती है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट बॉडी में स्टोरेबल होती है, ठीक है। दो जगह मैंने बता भी दिया, किडनी के मैट्रिक्स में और ब्लड में। ब्लड में आपकी ऑस्मोलरिटी मेंटेन कर रही है, ब्लड की पीएच को मेंटेन कर रही है, ठीक है। जबकि किडनी के मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो वहां पर ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेंटेन कर रही है। करता क्या है अभी मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म बताऊंगा एक दो लेक्चर के बाद, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक। आज का लेक्चर बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक ही समझ में नहीं आता, ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें नहीं क्लियर होती, ठीक है। तो अगला लेक्चर जो होगा वो थोड़ा सा इससे थोड़ा अप होगा, उसका अगला लेक्चर होगा उससे भी अप होगा, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म आ जाएंगे, और लास्ट में रेगुलेशन आएगा, वो उससे भी खतरनाक होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जिससे आप बिल्कुल जीरो लेवल से, मैं मान के चल रहा हूं आप जानते ही नहीं हो कुछ भी, जीरो लेवल से टॉप लेवल पे लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। क्लियर बिल्कुल? तो ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगर मैं यूरिया की बात करता हूं तो बेसिक बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। और मैंने बताया था कंपैरेटिव अमोनिया लेस सॉल्युबल होती है, इसलिए फॉर रिमूवल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। क्लियर बिल्कुल? और अगर मैं यूरिक एसिड की बात करता हूं तो रेप्टाइल और बर्ड्स में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मेन मेटाबॉलिक बेस्ड यही है, ठीक है।
ऐसा नहीं है हमारे अंदर नहीं बनता, मैमल्स के अंदर भी बनता है। अगर हम प्यूरिन ज्यादा खाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होगा तो यूरिक एसिड क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है, तो बनता है। और यूरिक एसिड क्रिस्टल कभी कभी जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं और गाउटी अर्थराइटिस हो जाती है, समझ रहे हो, ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, ठीक है। और कंपेरेटिव में मैं यूरिक एसिड की बात करता हूं तो बहुत कम, लीस्ट टॉक्सिक होती है और लीस्ट सॉल्युबल भी होती है, आसानी से लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की हद से बाहर निकाल दी जाती है। तो कंपाइल क्लियर हो गया, मुझे लगता है ब्रेन में सेट हो गया होगा, ठीक है। तो ब्रेन में सेट होने का मतलब, ये मैंने देखो ब्रेन में सेट तो मेरे जनरल टर्म्स था, ठीक है। तो बच्चों ने ही बीएमएस करना चालू कर दिया, शॉर्ट फॉर्म बनानी चालू कर दी। पता नहीं कुछ टीचर्स इसको पता नहीं क्या समझ लेते हैं, ठीक है, पर नहीं समझना चाहिए यार, ठीक है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई कुछ एक जनरल टर्म से बच्चे ही प्यार से इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेन में सेट मैं कोई इंटेंशनली नहीं बोलता, ये मेरे कॉमन टर्म था, शुरू से ही बोलता रहा हूँ कि हाँ ब्रेन में सेट हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, ठीक है। जब हम कंसेप्चुअल पढ़ते हैं, जब हम उसको इंटरकनेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है, तो चीज़ें बहुत बेटर होती है। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि बायो रटने का नहीं है, बायो रटने का नहीं है, बायो समझने का है, वो आप समझोगे भी, ठीक है। आज भी एक बच्चे का कॉल आया कि सर मुझे मेडिकल कॉलेज मिल गया, ठीक है, और बहुत खुश हूं मैं, और मतलब वो आपके नोट्स लेकर के जा रहा हूँ मेडिकल कॉलेज के अंदर, और मतलब अंदर से बहुत ग्लैड था। और वो उन बच्चों से मिला जो लास्ट ईयर के बच्चे थे, तो उन्होंने जब बताया कि यार एमडी सर के नोट्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, वो कंसेप्ट आज भी यहाँ मतलब बहुत मस्त, मतलब मज़े आ रहे हैं। तो वो बस वही कह रहा था कि सर इसलिए मैं नोट्स आपके तो लेके ही जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं यार, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को कुछ तो दिया जो कहीं ना कहीं वो जाकर के उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको, मतलब मैं आपके साथ खाली सिलेक्शन तक नहीं हूं, सिलेक्शन के बाद भी हूं, ठीक है, और रहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। देखो तीन टाइप के हमने नाइट्रोजनस बेस्ड आपको बता दिए, ठीक है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो अब एनसीईआरटी बोलती है कि इसके बेस पर आप एनिमल को भी क्लासिफाई कर सकते हो। ऐसे एनिमल जो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अमोनिया की फॉर्म में निकालते हैं उनको अमोनोटैलिक बोलोगे, जो यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं उनको यूरियोटैलिक बोलोगे, और जो यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं उनको यूरिकोटैलिक बोलोगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अगर मैं अमोनोटैलिक की बात करता हूं तो अमोनोटैलिक कौन एनिमल कौन से होते हैं, ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या करेंगे, रिमूव यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं यूरिकोटैलिक की बात करूंगा, ये क्या काम करेंगे, रिमूव यूरिक एसिड, यूरिक एसिड एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे भाई जो चीज वो रिमूव कर रहे हैं उसके बेस पर उनका नाम रख दिया, मोनोटैलिक, यूरोटैलिक, यूरिकोटैलिक। क्लियर है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, कौन से एनिमल हैं जो अमोनोटैलिक हैं। तो अमोनोटैलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन एग्जाम्पल पर आएगा। तो एक्वेटिक, जब भी मैं बात करूंगा एक्वेटिक, तो एक्वेटिक टर्म आएगा तो वो अमोनोटैलिक होगा, चाहे वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो, ठीक है, एक्वेटिक फिश हो, एक्वेटिक एम्फीबिया, ठीक है, यानी लार्वा, ठीक है। तो आप इसमें एनसीईआरटी तीन टर्म दे रखे हैं, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो, एम्फीबिया, लार्वा ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया का जो लार्वा होता है ना, टेडपोल, वो अमोनोटैलिक होता है क्योंकि फिश जैसा होता है, पानी में ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप याद कर सकते हो, ठीक है, बोनी फिश, बोनी फिश। देखो बोनी फिश अमोनोटैलिक होती हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिश अपना एक्सीडरी प्रोडक्ट अमोनिया की फॉर्म में नहीं निकालती, वो यूरिया की फॉर्म में निकालती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो यूरियोटैलिक होती है, तो ध्यान रखना ये वाली बात। अब बात करते हैं यूरियोटैलिक, तो एग्जांपल इसके भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। यूरियोटैलिक की बात करेंगे तो एम्फीबिया, एडल्ट एम्फीबिया,
एडल्ट एम्फीबिया, इसके अलावा और कौन यूरिया निकालेगा? ठीक है, एम्फीबिया के अलावा मैमल्स निकालते हैं। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश, और कौन निकालेगा इसके अलावा? ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश के अलावा आप बोलोगे, ठीक है, मैमल्स। चलो अब बात करते हैं यूरिक एसिड कौन रिमूव करेगा। तो एक तो जो मैं ऑर्थ्रोपोड्स की बात कर रहा हूं, स्पेशली इंसेक्ट की बात कर रहा हूं, तो कॉकरोच आप जानते हो। ठीक है, कॉकरोच यूरिक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, तो टेरिस्टियल, टेरिस्टियल ऑर्थ्रोपोड्स, ये इंसेक्ट कर देता हूं, मेनली इंसेक्ट। इसके अलावा बर्ड्स, इसके अलावा रेप्टाइल्स। बस इतना आप एग्जाम्पल याद कर लो, तीन तीन एग्जाम्पल सबके याद कर लो, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गए अमोनोटैलिक, ये हो गए यूरियोटैलिक, और ये हो गए यूरिकोटैलिक। क्लियर है बिल्कुल? चलो ये वाली बात एकदम क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। व्हाट इज एक्सक्रीशन? अब टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, के एनिमल में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पुराने टाइम पर जाता हूं। ठीक है, जो सबसे पहला एनिमल कौन सा हुआ? मल्टी सेलुलर। तो आप बोलोगे पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा में तो कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। आगे बढ़ो, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनमें भी कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। फिर उसके बाद हम प्लेटीहेल्मिन्थीज में एंटर करते हैं, तो वहां से फ्लैट वॉर्म से स्टार्ट होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि वहां ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी वहां से ऑर्गन बनने स्टार्ट हुए थे, और आगे जाकर के ऑर्गन सिस्टम, प्लेटी में भी कहीं कहीं ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है, पर आगे जाके टोटली ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करूंगा, फ्लेम सेल। अगर हम फ्लेम सेल की बात करते हैं ना, तो थोड़ा मैं समझाता हूं आपको फ्लेम सेल। तो जो स्पेशली प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, ठीक है, इन सबके अंदर इस तरीके से एक पूरा ट्यूबुलर सिस्टम होता है। ये पूरा ट्यूबुलर सिस्टम इस तरीके से होगा, ऐसे ट्यूब्यूल्स बने होंगे पूरी बॉडी के अंदर। ये ट्यूबुलर सिस्टम होगा, इस तरीके से ट्यूब्यूल्स बने होंगे पूरी बॉडी में। और इन ट्यूब्यूल्स की अगर मैं बात करूं, तो यहां इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर एक बना के दिखा देता हूं मैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं यहां पर। ये फ्लेम सेल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ढेरों सारे फ्लेम सेल्स होंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। फ्लेम टर्म क्या यूज किया? फ्लेम टर्म इसलिए यूज किया हमने, ठीक है, इसलिए यूज किया हमने, एक बना के दिखा रहे हैं, कि यहां पर बेसल बॉडी होते हैं इनके अंदर, और इन बेसल बॉडी से छोटे छोटे सीलिया निकले होते हैं। कौन निकले होते हैं? सीलिया। ये सीलिया, ये सीलिया, ये सीलिया, ये सीलिया, ये सीलिया, ये सीलिया, ये सीलिया। और सीलियरली मूवमेंट इस तरीके से होता है लाइक अ फ्लेम। ठीक है, लाइक अ फ्लेम, फ्लेम की तरह मूव करते हैं ये सीलिया। ठीक है, तो ये एक एक्सक्रीटरी सेल है जिनमें फ्लेम लाइक सीलियरली मूवमेंट होता है, सो इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल। कहां देखने को मिलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर? ऐसे स्ट्रक्चर प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लैट वॉर्म हो गया, प्लेनेरिया हो गया, हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। रोटीफर्स हो गए, रोटीफर्स भी माइक्रोस्कोपिक मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। आप नेकेड आई से नहीं देख पाओगे इनको, डिस्कवरी पे देखा होगा, कभी स्लाइड में लगा के दिखाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और कह सकते हो सीडोसिलोमेट होते हैं। इनमें सीलोम ट्रू नहीं होती, थोड़ा बहुत अगर आप जानते हो उसके बारे में, नहीं जानते होगे तो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, तो सिंपल टाइप के एनिमल, बहुत सिंपल टाइप के एनिमल। तो यहां पर आप कह सकते हो कि यहां बन चुका था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ एनेलिड्स, सम एनेलिड के अंदर भी आपको नेफ्रीडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और कुछ सेफेलोकॉर्डेटा में पढ़ाऊंगा मैं एम्फिओक्सिस। तो सेफेलोकॉर्डेटा में जो एम्फिओक्सिस पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको बोलूंगा प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटो मतलब पुराने टाइप के, नेफ्रीडिया, ठीक है, सिंपल टाइप के, और फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया के एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें प्लेनेरिया को ध्यान रखना है, रोटीफर्स, ठीक है, सम एनेलिड्स, सेफेलोकॉर्डेटा पढ़ाऊंगा तो एम्फिओक्सिस, ये एग्जांपल आपको याद रखने। ठीक है, एनीलिडा का मतलब होता है जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड बॉडी, जैसे अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म में तो नेफ्रीडिया होते ही है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म के केस में आपको क्या याद है? नेफ्रीडिया, अर्थवॉर्म एंड अदर एनेलिड्स। फिर जब आपने कॉकरोच पढ़ा था, ठीक
ठीक है, कॉकरोच पढ़ा था तो मैंने मालपिगिन ट्यूब्यूल्स बताए थे आपको, मालपिगिन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो मालपिगिन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये कॉकरोच में, इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, इंक्लूडिंग कॉकरोच, यहां मालपिगिन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। जब हम ऑर्थोपोड्स पढ़ाएंगे आपको तब वहां एंटेनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड के बारे में भी बताएंगे। एक तो कॉकरोच के अंदर, ठीक है, नेफ्रिडिया तो होते ही हैं, पर कॉकरोच में एंटेनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड टर्म भी याद रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। एंटेनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड ये देखने को मिल जाते हैं आपको कहां पर, ठीक है, ऑर्थोपोड में, स्पेशली क्रस्टेशियंस के अंदर, एक्वेटिक ऑर्थोपोड, क्रस्टेशियंस में लाइक प्रॉन आप पढ़ते हो, ठीक है, यहां आपको देखने को मिल जाते हो। बाद बाकी के सबके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, किडनी, सारे वर्टिब्रेट्स में। अब कुछ चीजें और बची, जैसे फ्लैट वॉर्म तो सर आपने बता दिए, राउंड वॉर्म में तो सर हमने कुछ और पढ़ा था, यस, राउंड वॉर्म में आपने एच शेप रेनेट सेल पढ़े थे, ठीक है। फिर आगे वही आगे गिल्स आगे सबके अंदर, और लास्ट में आपने पढ़ा होगा हेमिकॉर्डेटा, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड। तो छोड़ते क्यों हैं, इसको भी लिख देते हैं ना, आपको आगे काम आ जाएगा, नोटेबल पॉइंट में डाल देते हैं इसको, क्योंकि अभी आप एनिमल किंगडम भी तो पढ़ोगे, तो छोड़े क्यों, सारे कंपाइल कर देते हैं एक साथ, ठीक है। तो आपके दो एग्जांपल हो गए, एक तो हो गए रेनिट सेल, और दूसरे हो गए प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। रेनिट सेल एच शेप होते हैं, एच कहां प्रेजेंट होते हैं, राउंड वॉर्म, ठीक है। और अगर मैं प्रोबोसिस ग्लैंड की बात करता हूं, प्रोबोसिस, प्रोबोसिस ग्लैंड टंग लाइक होते हैं, ठीक है, टंग लाइक ग्लैंड होते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, दिखाऊंगा, छोटे छोटे वॉर्म होते हैं हेमिकॉर्डेटा के अंदर, उनके ऊपर लगे होते हैं इस तरीके से, ये एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो टंग लाइक होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। अब आपको सारा याद रहेगा, कैसे याद रहेगा मैं बता दूं, ठीक है, पूरा कंपाइल ही कर देता हूं, ठीक है, एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा आगे। तो पॉरीफेरा, सिलिंटेटा, टीनोफोरा, कोई एक ऑर्गन नहीं है। प्लेटियलमंथीज फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया, एस्केलमंथीज राउंड वॉर्म रेनिट सेल, फिर एनिलिडा नेफ्रीडिया, ठीक है। फिर ऑर्थोपोडा मालपिगिन ट्यूब्यूल्स भी थे, ग्रीन ग्लैंड या एंटेनरी ग्लैंड भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब ऑर्थोपोडा के बाद क्या आएगा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, मोलस्का के अंदर अगेन गिल्स, आगे बढ़ो इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, स्टारफिश वगैरह, तो इनमें बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। फिर आगे और बढ़ो, ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, फिर आता है हेमिकॉर्डेटा, तो हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड आ गए, और फिर कॉर्डेटा चालू हो जाते हैं, और कॉर्डेटा के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया भी मैंने अभी हिंट दिया था आपको। इसके अलावा कॉर्डेटा में आगे जाकर के किडनी बन जाती है, आगे जाके किडनी बन जाती है, वो तीन टाइप की होती है, प्रोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक, उसका फिर इवोल्यूशन होता है। क्लियर है बिल्कुल, तो सारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने क्लियर करा दिया, जो भी एनिमल किंगडम में फिर से बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पहला पार्ट मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, और दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो मैंने एक एनिमेटेड आपको डायग्राम भी दिखाया था इसके अंदर, जैसे ये था। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर बात करते हैं तो आपको किडनी देखने को मिल रही है, किडनी देखने को मिल रही है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये किडनी देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी के अंदर छोटे छोटे यूनिट होते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, यानी वो फिल्टरिंग यूनिट है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ऊपर क्या होता है, हार्ट, अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर डायग्राम ड्रॉ ही कर देता हूं मैं, मान लो इन महाशय का यहां पर हार्ट है, ये ऐसे ऐसे, थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं, हाफ ऐसे
ऐसे और ऐसे ऐसे, इनका हार्ट है यहां पर, ठीक है। तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आता है, ये आपको पता है, एओर्टा के थ्रू। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आ रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये आ रहा है, ये आ रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से ऊपर जा रहा है वेन्स के थ्रू, ये जा रहा है, ठीक है। तो समझ रहे ना मेरी बात, जो आ रहा है ये डॉर्सल एओर्टा है। क्या है? डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल, कोई नहीं, बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहा, बस समझ पाना, डॉर्सल एओर्टा है। और जो लेकर के जा रहा है नीचे से, किडनी से और बहुत सारे ऑर्गन से सारा का सारा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो क्या होगी भाई? एक वेना कैवा है, इंफीरियर वेना कैवा, एक दो होती हैं, ठीक है, वेन्स। तो ये इंफीरियर वेना कैवा है जो नीचे से ब्लड लेके जा रही है, इंफीरियर वेना कैवा, सबसे बड़ी वेन। तो नीचे से ब्लड लेकर के जा रही है, ऊपर से ब्लड लेकर के आ रही है, यही किडनी में एंटर करते हैं। जब किडनी में एंटर करते हैं तो उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। और किडनी से जो बाहर लेके निकल रही है इसको बोलते हैं रीनल वेन। तो ये समझ में आ गया, जो किडनी में एंटर कर रही है, ये क्या दिख रही है आपको? किडनी दिख रही होगी, किडनी। तो ये बात समझ में आ रही है हमें, अभी समझने की कोशिश कर भी रहे हो आप, ठीक है, कि हार्ट है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है डॉर्सल एओर्टा के थ्रू और फिर सारे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उसकी एक ब्रांच जब ऑर्गन में जाती है, उस ब्रांच का एक स्पेसिफिक नेम भी होता है। किडनी के लिए इसको डॉर्सल आर्टरी, रीनल आर्टरी बोलते हैं, और जो वेन निकलती है उसको रीनल वेन बोलते हैं। वेन इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू ऊपर चली जाएगी और एओर्टा से जो निकलेगी वो रीनल आर्टरी होगी। रीनल मतलब किडनी, और ये हमने दिखा दिया किडनी। तो यहां तक समझ में आया एक बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर का। अब किडनी के अंदर क्या है? किडनी के अंदर फिल्टरिंग यूनिट लगे हुए हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट लगे हुए हैं, जैसे नेफ्रॉन। क्लियर? बिल्कुल। अंदर फिल्टरिंग यूनिट होते हैं, इनको नेफ्रॉन बोलते हैं। जैसे मैं दिखाता हूं, ये अच्छा ठीक है, किडनी के अंदर फिल्टरिंग यूनिट होता है नेफ्रॉन। अच्छा, ये हटा दूं उसको, लिखना चाहो तो लिख लो, तो मैं हटा देता हूं उसको। किडनी के अंदर फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, किडनी में फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, किडनी के अंदर जाते हैं, किडनी के अंदर जाएंगे तो आपको इस तरीके से ये गए, ये गए, ये गए, ये गए और ये पहुंच गए अंदर। ठीक है, तो किडनी के अंदर जब जाएंगे तो आपको यहां पर नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे, इसमें कंटिन्यू ब्लड जा रहा है और ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। कंटिन्यू ब्लड जा रहा है और ब्लड का फिल्ट्रेशन चल रहा है, और ये फिल्ट्रेट सीधा पहुंचेगा कहां पर? ये पहुंच गया फिल्ट्रेट, यहां से होता हुआ ब्लैडर के अंदर। सीधा फिल्ट्रेट कहां पर आया? यहां से होता हुआ ब्लैडर के अंदर। अब ब्लैडर से फिल्ट्रेट को जो बाहर निकालने की मैकेनिज्म है भाई, ब्लैडर से फिल्ट्रेट को बाहर निकालने की मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं मेक्चुरेशन, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं जस्ट अभी। अब इकट्ठा होने दो उसको, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। समझना, जब तक ये इकट्ठा हो रहा है होने दो उसके अंदर, ठीक है, ओके। इसको अभी बाहर निकालने की मैकेनिज्म दिखाऊंगा कैसे। यहां बन रहा है और धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, बन रहा है नीचे आता जा रहा है, बन रहा है नीचे आता जा रहा है, ठीक है। अब इसके निकालने की जो मैकेनिज्म है वो मैं बताता हूं अभी। वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहां हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। इंफीरियर वेना कैवा मैंने बता दिया है आपको, और जो लेकर के आ रही है इसको हम डॉर्सल एओर्टा बोलते हैं। ये दोनों चीजें क्लियर हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंफीरियर वेना कैवा, डॉर्सल, और यो किडनी में लेकर के जा रही है वो रीनल आर्टरी है, और जो बाहर निकल रही है वो रीनल वेन है। कहीं दे रखा है रीनल वेन, दे रखा है रीनल वेन। किडनी समझ में आएगी आपको। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, जो मैं आगे
ग्लैंडुलर सिस्टम में पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। अब ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कल वाले लेक्चर में मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो आगे क्या क्या पढ़ना है। अब किडनी की पोजीशन देखनी है, यहां किडनी थोड़ा नीचे होती है, कौन सी वाली, राइट किडनी। लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहां पर लिवर होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर। लिवर होता है राइट साइड में, लिवर की वजह से ये किडनी थोड़ा नीचे और वो किडनी थोड़ा ऊपर होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। किडनी की पोजीशन एनसीईआरटी में दे रखी है, तो ये तो मैं लिखूंगा, एनसीईआरटी की तो कोई लाइन छोड़नी ही नहीं है किसी भी कीमत पर। अगर मैं एनसीईआरटी में किडनी की पोजीशन की बात कर रहा हूं, समझना, किडनी की पोजीशन की बात कर रहा हूं, ये हम किडनी की पोजीशन की बात कर रहे हैं। किडनी की पोजीशन क्या होती है, ये पोजीशन है। कहां पर होती है किडनी, डॉर्सल साइड में होती है, कल मैं पूरे डिटेल में समझाऊंगा। अभी पोजीशन एनसीईआरटी बोलती है जो किडनी होती है, हमारे वर्टिकल कॉलम होते हैं पीछे रीढ़ की हड्डी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा जो ट्रैकिया होता है वो T5 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिकल कॉलम के सामने से बाइफरकेट होता है, ठीक है। तो उसी के बेस पर अगर मैं कहूं कि किडनी कौन कौन से वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको कवर करती है, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, ठीक है। किस किस कॉलम को कवर करती है, तो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करता हूं, किडनी की पोजीशन, पोजीशन ऑफ किडनी, पोजीशन ऑफ किडनी, किडनी की पोजीशन क्या है, प्रेजेंट बिटवीन इसको बिटवीन बोलते हैं, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। समझ रहे हो, लास्ट थोरेसिक, अगर मैं वर्टिकल कॉलम का डायग्राम बनाऊं यहां पर ना, सर्वाइकल हो जाएंगे आपके साथ, थोरेसिक हो जाएंगे, थोरेसिक का लास्ट थोरेसिक का समझते हो, T12, या ऐसे भी लिख सकते हैं T12 L3। तो किडनी की पोजीशन क्या होगी, प्रेजेंट बिटवीन T12 L3, भाई 12वें नंबर का थोरेसिक वर्टिकल कॉलम लास्ट होता है, और लंबर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसके बीच में प्रेजेंट होती है आपकी किडनी। तो एक पोजीशन समझ में आ गई किडनी की पोजीशन क्या होती है। चलो ठीक है, ये यहां से यूरिटर से होके यूरिन कहां इकट्ठी हो रही है, इसमें भी डायग्राम दिखाया था अभी, ठीक है। अब यहां पर यूरेथ्रा होती है, तो आप जानते होगे यूरेथ्रा मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है। फीमेल में थोड़ी छोटी होती है, मेल में थोड़ी बड़ी होती है। मैं लिख देता हूं वाली बात पे क्वेश्चन आता है। ये क्या दिख रही है आपको, यूरेथ्रा। अगर मैं यूरेथ्रा की बात करता हूं तो ये मेल में भी होगी और फीमेल में भी होगी। मेल में इसकी जो लेंथ होती है ना बहुत ज्यादा होती है, लगभग 20 सेंटीमीटर। हाँ, पर फीमेल में इसकी लेंथ इतनी नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर होती है। फीमेल में इसकी लेंथ कम होती है कंपेरेटिव मेल। क्लियर है बिल्कुल। अब मैं बात करूंगा यूरिनरी सिस्टम में, यूरिटर से लेके नहीं, ये पूरे सिस्टम के अंदर, ठीक है, इसकी लेयर्स कितनी होती हैं सिस्टम में, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, समझने की कोशिश करना। तो लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और यूरिटर, इन सबकी लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर, इन सबकी लेयर्स। अगर मैं इन सबकी लेयर्स की बात करता हूं, इनकी वॉल की बात करता हूं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा ऐसे ऐसे, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम मोस्टली पूरे सिस्टम है, पर ब्लैडर को मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें 3 लेयर होती है, समझने मेरी बात, 3 लेयर होती हैं। एक होगी आउटर,
एक होगी मिडिल, एक होगी सबसे इनर। इन तीनों पर फोकस करो। जो सबसे बाहर की लेयर है, आउटर लेयर है इसकी, सबसे बाहर की आउटर लेयर है इसकी, ठीक है, हमेशा फाइब्रस लेयर होती है, ऑलवेज फाइब्रस। फाइब्रस लेयर। और मिडिल में क्या होंगे? स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जो सबसे अंदर की लेयर होगी ना, सबसे अंदर की, समझना मेरी बात, जो सबसे अंदर की लेयर है वो क्या है? एपिथेलियम, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। याद आ गया? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे इनर होगी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिस पर लगे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर विद, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विद स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, क्वेश्चन आता है किस लेयर के ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, तो आपको बोलना है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, उस पर स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो भी स्ट्रेचेबल होती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू भी स्ट्रेचेबल होते हैं, ठीक है, जो हम टिश्यू में पढ़ाते हैं आपको, तो ध्यान रखना है स्ट्रेच रिसेप्टर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो 3 लेयर हो गए, आउटर, मिडिल, इनर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो बेसिक समझ में आया पोजीशन, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है। इंफीरियर वेना कैवा हो गई, ये एओर्टा हो गया, एओर्टा, ठीक है, ला रहा है वो लेके जा रही है। किडनी समझ में आ रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कल किडनी का आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया यूरिनरी ब्लैडर और ट्रैक के लगभग चीजें। और इस पर लगे होते हैं यहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर, जो मिक्चुरेशन, समझना, यूरिनेशन, ठीक है, कि मैकेनिज्म को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी को मैं समझाने वाला हूं, मिक्चुरेशन या यूरिनेशन, कैसे होता है मिक्चुरेशन या यूरिनेशन। क्योंकि उधर ब्लैडर के अंदर यूरिन डिपोजिट हो रही है, पता है ना, अभी बाहर निकालवानी है उसको, ठीक है, तो अभी डिपोजिट हो रही है, बाहर कैसे निकलेगी अब समझना होगा इसको, ठीक है, समझ रहे हो, अब समझना होगा इसको। आ जाओ, मैकेनिज्म ऑफ मिक्चुरेशन। ये यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है ये? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर पर यहां लगे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर 2 स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर समझते हो, स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, कुछ वॉलेंटरी भी होते हैं, कुछ इनवॉलेंटरी भी होते हैं, ठीक है। तो यहां लगे होते हैं स्फिंक्टर, पिंक कलर से दिखाने होंगे, ठीक है, ये एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, मान लो ये ऐसे, और एक और होता है जो आपके कंट्रोल में होता है, बाहर वाला, तो दिखा देता हूं ऐसे, बाहर वाले फोकस करेंगे जो आपके कंट्रोल में, अंदर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। समझ, ये कंट्रोल करता है कब कब रिमूव करनी है, ठीक है। और धीरे धीरे यहां पर यूरिन क्या हो रही है? डिपॉजिट, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यूरिन धीरे धीरे डिपॉजिट हो रही है, धीरे धीरे डिपॉजिट हो रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे जैसे यूरिन इसमें भरती जाती है ब्लैडर के अंदर, ठीक है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल कहां भेजेंगे? बताओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहां पर है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन के पास। सीधा स्ट्रेस रिसेप्टर सिग्नल कहां भेजेंगे? सीधा सिग्नल भेजेंगे आपके सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, समझना मेरी बात। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल जाएगा और उसको फील कराएगा कि हाँ यार, लग रहा है यार, जाना चाहिए, ठीक है, लग रहा है, जाना चाहिए, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है।
तो ये स्फिंक्टर है, मैं लिख देता हूं, ये क्या है, स्फिंक्टर। एक आउटर भी होता है, एक इनर, एक बाहर वाला है आउटर, एक अंदर वाला है इनर, दो स्फिंक्टर हैं। जो बाहर वाला है वो आपके कंट्रोल में है, आउटर वाला जो है ना वो वॉलेंट्री है, आपके नियंत्रण में। अंदर वाला आपके नियंत्रण में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री, समझना। इनवॉलेंट्री तो अपने हिसाब से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अपने कंट्रोल होता रहता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। और वॉलेंट्री को आप बाहर वाले को दबा के रखोगे तो अंदर वाला काम नहीं करेगा, बाहर वाला आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, समझना, ये जुड़ा होता है पीएनएस से। और पीएनएस के दो पार्ट होते हैं, एएनएस और एसएनएस। अभी नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझो मेरी बात। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जुड़ा किससे होता है, ये जुड़ा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, एएनएस, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। और एएनएस के दो पार्ट होते हैं, एएनएस के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एसएनएस जो आपके कंट्रोल में होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अच्छा ऐसे नहीं, एएनएस लिख दिया, यहां होगा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। समझने की कोशिश करना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के ऑर्गन तक जोड़ने के लिए एक तारों का जाल होता है, नेटवर्क ऑफ वायर या नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। उस नेटवर्क को हम पीएनएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये नेटवर्क कुछ वॉलेंट्री ऑर्गन को भी जोड़ता है और इनवॉलेंट्री ऑर्गन को भी जोड़ता है। जहां वॉलेंट्री ऑर्गन को जोड़ता है उसको हम एसएनएस बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जहां इनवॉलेंट्री ऑर्गन को जोड़ता है उसको हम एएनएस बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। समझना मेरी बात। तो पीएनएस जुड़ा होगा किससे, एएनएस से भी जुड़ा होगा और एसएनएस से भी जुड़ा होगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से भी जुड़ा होगा जो आपके कंट्रोल में है, एएनएस से भी जुड़ा होगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। इस तरीके से सिग्नल जाएगा। समझ कितना लंबा ट्रैक है, यूरिन भर रही है, सिग्नल यहां से चला, यहां से चला, रिसेप्टर से स्ट्रेस रिसेप्टर, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस और एसएनएस, समझ रहे हो। और हम लोग भी आजकल अपनी सारी पेड क्लासों में एसएनएस और एएनएस दे रहे हैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। वो सुपर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं जिससे बच्चों अपने अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एएनएस, एसएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब समझो, अब पहले मैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इमरजेंसी में काम करता है, एक नॉर्मल कंडीशन में। एक को तो आप टर्म यूज करोगे सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एएनएस का मतलब है जो आपके कंट्रोल में, ये वॉलेंट्री है, कैसा है, वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री का मतलब है जो वॉलेंट्री स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करेगा स्फिंक्टर को, स्फिंक्टर, ठीक है। अब स्फिंक्टर को दो काम कराना है, अब क्या कराना है स्फिंक्टर को, वॉलेंट्री स्फिंक्टर को, वो यहां से कंट्रोल होगा, यहां से कंट्रोल होगा, और ये यहां से कंट्रोल करेगा। अब कंट्रोल सिस्टम चालू होता है। जैसे मान लो आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए थे, ये तो भर रहा है, भर रहा है, वो कंटिन्यू भर रहा है, क्लासरूम में बैठे हुए थे और बस बाहर टीचर उठे, यार अभी आता हूं, कोई जाएगा नहीं, बाहर से लॉक करके निकल लिए और भूल गए, कहीं फंस गए, समझ रहे हो। आपको एक जग पानी पी के पहले से बैठे थे और भयंकर तरीके से लगी हुई है, अब क्या करोगे। आपका सिग्नल सीधा यहां से, सिग्नल सीधा यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, ठीक है। एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ रहे हो। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो आपके कंट्रोल में है, पर
यहां पर एसएनएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब तक आप स्फिंक्टर को दबा के रखोगे, जब तक आप स्फिंक्टर को दबा के रहोगे, ये समझ लेगा कि हाँ यार अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अभी अनफेवरेबल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? अनफेवरेबल, इमरजेंसी है भाई, अभी इमरजेंसी है, रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस ब्लैडर को डायलेट करना होगा। जितना ब्लैडर डायलेट करते जाओगे उतना आप कुछ समय तक रुक पाओगे। तो डायलेशन ऑफ ब्लैडर चलेगा क्योंकि आप स्फिंक्टर को दबाए हुए हो, तो इमरजेंसी है, डायलेशन ऑफ ब्लैडर करना पड़ेगा क्योंकि आप स्फिंक्टर को टाइटली दबाए हुए हो, रोके हुए हो। जब तक स्फिंक्टर दबा हुआ है ब्लैडर डायलेट होता रहेगा। जितनी कैपेसिटी है भाई उतना ही होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा। समझना मेरी बात। अब ये कौन काम करता है आपके लिए? कंडीशन कैसी है? इमरजेंसी। इमरजेंसी में कौन काम करता है? सिंपैथेटिक। ऑलवेज जब भी कोई इमरजेंसी होगी सिंपैथेटिक काम करेगा। तो क्या काम करेगा? ये डायलेशन करेगा। डायलेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये कब डायलेट करेगा? जब आप सिग्नल कहां भेज रहे हो? स्फिंक्टर के पास। क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। जब स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब ये डायलेट करेगा। जब स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट है तब ये डायलेट करेगा। यानी सिग्नल यहां से जा रहा है, एक तो एसएनएस के पास, कॉन्ट्रैक्ट कर भाई, और जब तक ये कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है तब तक सिग्नल जाएगा सिंपैथेटिक के पास, भाई डायलेट कर, अभी समय नहीं आया, इसको और बढ़ाकर और इकट्ठा होने दे, क्योंकि नीचे से बंद है। क्लियर? बिल्कुल। अभी मिक्सचुरेशन नहीं होगा, मिक्सचुरेशन स्टॉप हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? स्टॉप मिक्सचुरेशन, स्टॉप, रुकेगा। स्टॉप मिक्सचुरेशन, ठीक है, स्टॉप मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन अभी रुकेगा, अभी कंटिन्यू नहीं होगा। मास्टर साहब आते हैं, कुंडी खोलते हैं, आप बिना पूछे बस जाते हो, जाकर के, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन देखते हो, रिलैक्स। नहीं आया क्या? अब रिलैक्स हो रहे हो। रिलैक्स कब होगे? जब इस स्फिंक्टर को आप ढीला छोड़ोगे, इस स्फिंक्टर को आप ढीला छोड़ोगे और इसको कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, पुश कराओगे, भाई अब बाहर निकल, समय आ गया, इसको लूज करो, इसको पुश कराओ, समय आ गया, यूरिनेशन चालू हो जाएगा। तो पहला काम क्या करने वाले हो? पहला काम, फर्स्ट क्या है आपका? इसको रिलैक्स करोगे, रिलैक्स। जैसे ही स्फिंक्टर रिलैक्स होगा वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिग्नल कहां भेजेगा? ये कहां भेजेगा? पैरा क्या काम कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन। डायलेशन की क्या स्टार्ट होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यानी यहां कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, यहां रिलैक्सेशन चल रहा है, तो क्या होगा? मिक्सचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट मिक्सचुरेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मिक्सचुरेशन की मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ में आ गई ना? मिक्सचुरेशन की मैकेनिज्म कब स्टार्ट होगी? मिक्सचुरेशन की मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए आपको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तब जाकर के आप इसको रिलैक्स करोगे और इसको कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, तब यूरिनेशन स्टार्ट होगा और धीरे धीरे यूरिन बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, यानी धीरे धीरे यूरिन बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी, हो गई, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर खाली। रिलैक्स। नहीं आया क्या? हो गया रिलैक्स? समझे या नहीं समझे? यानी इतना समझ में आ गया कि यूरिन बन कहां रही है? किडनी में बन रही है। किडनी के अंदर क्या हो रहा है? किडनी के अंदर फिल्टरिंग यूनिट है, नेफ्रॉन। कंटिन्यू ब्लड का फिल्ट्रेशन चल रहा है, फिल्ट्रेट यहां से निकल रहा है और ये फिल्ट्रेट धीरे धीरे किडनी से होता हुआ, यूरिटर से होता हुआ ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा।
ठीक है, ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा, इमरजेंसी है, आप स्फिंक्टर को दबाओगे, स्फिंक्टर को दबाओगे और ब्लैडर को डायलेट करोगे, रुकी रहेगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसको रिलैक्स करोगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे और मिक्चुरेशन स्टार्ट। ये खाली आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, अरे उसकी नहीं बात कर रहा हूं, वो आई या नहीं आई, तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। ठीक है, ठीक है, समझ में आई या नहीं आई आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इस पूरी मैकेनिज्म के बारे में कि यार ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ मिक्चुरेशन का। ठीक है, तो यहां तक मैंने बेसिक आज आपका क्लियर करा दिया है। ठीक है, ह्यूमन का एक आउटर मैंने आपको दे दिया है, किडनी की पोजीशन बता दी है। अब जो कल लेक्चर होगा ना उसमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पूरा कवर कर लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद हम यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है, काउंटर करंट है इसके अंदर। ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, और लास्ट में डिसऑर्डर, और चैप्टर हम कर देंगे एंड। क्लियर है बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू तो बोली थे यार, कहां गया, तो थैंक यू। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो पूरी एनर्जी के साथ आना। इस चैप्टर में मैं खतरनाक तरीके से एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करते हुए और एनिमेशन के साथ मजेदार तरीके से, आपको मजा आने वाला है बस। ठीक है, तो बिंदास तरीके से जुड़ो, बस इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, सीरियस होके पढ़ना, क्योंकि रिजल्ट भी जनरेट करना है। क्लियर है बिल्कुल। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में फुल एनर्जी के साथ। बाय बाय बाय।